Hello everyone, welcome back to your online class. This is your political science class for BA first semester. Today topic is Union Government Indian President, संघीय शासन भारतीय राष्ट्रपति. हम यूनियन गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार, उसका हमारा टॉपिक है आज का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति. ओके, आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो संघीय कार्यपालिका मीन्स यूनियन गवर्नमेंट का हेड होगा. ठीक है, इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है. संसदीय शासन प्रणाली में जब एक सरकार बनती है तो उससे अगली सरकार बनने में जो बीच का टाइम पीरियड होता है, ठीक है, उसमें शासन व्यवस्था किसके हाथ में रहेगी? संवैधानिक प्रधान के हाथ में. तो इसलिए ये पोस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, और इंडिया में जितने भी काम हैं यूनियन गवर्नमेंट के वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं. ओके, राष्ट्रपति कार्यपालिका की नाम मात्र की पावर रखता है ना, और जो रियल पावर है, वास्तविक शक्ति है, वो किसके पास होती है? वो मंत्री परिषद के पास होती है, और मंत्री परिषद का हेड प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर. ओके, आपको पता भी है और मैंने एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दिया है. ठीक है, अब आपको एक पूरी लिस्ट दिखाई गई है कि इंडिया में अब तक कितने प्रेसिडेंट रह चुके हैं. ठीक है, फर्स्ट है आपके राजेंद्र प्रसाद जो 26 मई 1950 को बने थे 1962 तक, मतलब ये 2 टाइम्स बने थे. ओके, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नेक्स्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन, और सबका टाइम पीरियड लिखा हुआ है यहाँ पर, टेन्यूर, किस ईयर में बने थे और किस ईयर तक इन्होंने काम किया. ओके, अब आपके लास्ट हैं यहाँ पर श्री रामनाथ कोविंद जो अब तक हैं. ठीक है, अब तक की लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है. अब देखेंगे हम क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं. फर्स्ट तो वो इंडिया का सिटीज़न हो. ठीक है, भारत का नागरिक हो. सेकंड, उसकी एज 35 ईयर्स कंप्लीट हो गई हो, मतलब वो 35 साल का हो गया हो. थर्ड, वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और वह यूनियन गवर्नमेंट या राज्य गवर्नमेंट किसी पर भी किसी लाभ की पोस्ट पर ना हो, है ना. और वो जब प्रेसिडेंट बनने वाला हो तो अगर वो लोकसभा या राज्यसभा या विधान सभा या विधानमंडल इन चारों में से किसी का भी मेंबर है, ठीक है, तो उसे उस पोस्ट से रिज़ाइन करना होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट है इनका निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 55 में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. ठीक है, इनके इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट नहीं करते. ठीक है, हम लोग वोट नहीं डालते हैं. जैसे हम प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन में वोट डालते हैं, इनके इलेक्शन में हम वोट नहीं डालते हैं, बल्कि इनका इलेक्शन कैसे होता है? एक निर्वाचक मंडल मीन्स इलेक्टोरल कॉलेज होता है. ठीक है, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेड के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पूरा लिखा हुआ भी है, जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का वो किस टाइप से होता है. ओके, और हिंदी में भी आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है, मीन्स इसको सीक्रेट रखा जाता है. अभी पूरी प्रोसेस अब आप आगे देखेंगे इसकी. ठीक है, आर्टिकल 55 में कहा गया है कि ये पूरी व्यवस्था होगी इनके इलेक्शन की, और इनके इलेक्शन में जो ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि ना तो सारा कंट्रोल पार्लियामेंट के पास रहेगा और ना ही स्टेट गवर्नमेंट के पास. ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है कि किस तरीके से एक जो विधानमंडल का मेंबर है उसके वोट की वैल्यू क्या होगी, है ना, और जो पार्लियामेंट का मेंबर है लोकसभा या राज्यसभा का उसकी वोट की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है आपका वोट काउंट ऑफ एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली. राज्य की विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्य की मत संख्या मीन्स जो राज्य में आपको पता है विधानसभा विधानमंडल होता है, और उसका जो फर्स्ट हाउस होता है उसे हम विधानसभा कहते हैं. ठीक है, तो उसके जो मेंबर हैं उनके वैल्यू
जो उनका वोट है उसकी वैल्यू क्या होगी, इसका फॉर्मूला क्या है निकालने का। ठीक है, फर्स्ट आप उस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन है उसको रखेंगे, राज्य की जनसंख्या। ठीक है, नीचे आपको रखना है नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली की, राज्य की विधानसभाओं से कितने सदस्य निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, एक तो टोटल पॉपुलेशन रखनी है, जैसे मान लो टोटल पॉपुलेशन है 4,48,00,000। ठीक है, और किसी भी स्टेट की सपोज करनी है हमें सिर्फ। एंड सेकेंडली आपको दिया है कितने मेंबर वहाँ से इलेक्ट हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं। जैसे लेट्स सपोज 320 मेंबर इलेक्ट हुए हैं, तो हम राज्य की जनसंख्या 4,48,00,000 ऊपर रखेंगे। ठीक है, और अपॉन में निर्वाचित सदस्य की संख्या 320 रखेंगे, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 1000 से फर्दर डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वही एक मेंबर की क्या मानी जाएगी, वोट की वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जिस तरह राज्य के विधानसभा के मेंबर की वैल्यू काउंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अब वोट काउंट ऑफ एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद मीन्स संसद में 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसके मेंबर के वैल्यू काउंट कितना होगा। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी अभी हमने विधानसभा का निर्वाचित सदस्य के मतों की मूल्य निकाला। ठीक है, सारी मतलब इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, सबका उसी फॉर्मूला से निकाल लिया जाएगा वोट की वैल्यू। ठीक है, फिर उसको डिवाइड किया जाएगा कि पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस के कितने सदस्यों को इलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, और वो रिजल्ट ही क्या होगा, संसद के हर एक मेंबर का वैल्यू काउंट होगा। ठीक है, जैसे जस्ट सपोज टोटल जितनी भी विधानसभा हैं उनका वोटों की काउंटिंग आ रही है 4,73,130, 4,73,130, और जो दोनों पार्लियामेंट हैं उनके निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 75। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 630। ठीक है, तो ये 630 ही क्या बन जाएगा, संसद के इलेक्टेड मेंबर का वैल्यू ऑफ वोट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मिनिमम कोटा। मिनिमम कोटा क्या होता है, राष्ट्रपति बनने के लिए जो मेंबर खड़े होंगे, कैंडिडेट होंगे, उन्हें कम से कम 50% से ज़्यादा वोट चाहिए। ठीक है, उसे ही हम मिनिमम कोटा कहते हैं, न्यूनतम कोटा कहते हैं। ठीक है, उसे 50% से ज़्यादा वोट चाहिए जीतने के लिए। और ये होंगे कैसे, तो इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ वोट्स कास्ट, मतलब कितने वोट डाले गए हैं, अपॉन नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, मतलब कितने रिप्रेजेंटेटिव निर्वाचित हुए हैं, और उसमें एक जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें फिर फर्दर 1+ होगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो एक ही है ना, तो इसलिए उसमें एक और जोड़कर उसका जो रिजल्ट है वो क्या कर दिया जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो वोटों की संख्या है उसमें 2 से डिवाइड किया जाता है, फिर जो रिज़ल्ट आता है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूनतम कोटा कहते हैं। ठीक है, मीन्स पहले जितने वोट डले हैं वो दिखेंगे, उसके बाद जो निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि की संख्या है उसमें 1 जोड़ देंगे, है ना, और फिर उसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि तो एक ही होगा, इसमें 1 और जोड़ेंगे मीन्स 2 हो गए, है ना, फिर उसको डिवाइड करके फिर लास्ट में 1 और जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मिनिमम कोटा। हमारे इंडिया में ज़्यादातर एक ही बार में 50% वोट से जीत जाते हैं, ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है 1969 में, उस समय राष्ट्रपति चुने गए थे श्री वी गिरी। उसके टाइम में द्वितीय वरीयता मीन्स सेकेंड लेवल पर फिर से दोबारा मतों की गणना की गई थी। ठीक है, जब एक बार में किसी को 50% से एबव वोट नहीं मिलते हैं तो दोबारा इसी प्रोसेस को अपनाया जाता है ना। तो इंडिया में कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है वी गिरी के टाइम पे। ओके, अदरवाइज फर्स्ट बार में ही इलेक्शन से जीत जाते हैं। और
जो एक राष्ट्रपति थे श्री नीलम संजीव रेड्डी, उनके टाइम में इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, सब लोगों ने उन्हें स्वेच्छा से राष्ट्रपति अपॉइंट कर दिया था, ठीक है। और जो पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, राष्ट्रपति के द्वारा पद ग्रहण व शपथ, ओथ एंड टेक ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट। जब पूरा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपना पद ग्रहण करते हैं, मतलब अपनी पोस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए इन्हें क्या करना होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज, उनके सामने शपथ लेनी होती है, सैर लेनी होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, राष्ट्रपति का कार्यकाल, टेन्यूर ऑफ प्रेसिडेंट। ये सबको पता है 5 ईयर्स के लिए होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। और इससे पहले भी ये पोस्ट खाली हो सकती है अगर वो खुद से रिज़ाइन कर दें या फिर उन पर महाभियोग लगाया जाए, इम्पीचमेंट। अब ये महाभियोग क्या होता है, ये राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिकल 61 में, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था की गई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर राष्ट्रपति अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, संविधान का वायलेशन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव जो पार्लियामेंट है उसके किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसको पेश करने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है, ठीक है। और ये सदस्यों की कुल संख्या की, मतलब जितने भी मेंबर हैं उसके कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो गया, ठीक है, तो फिर ये दूसरे हाउस में जाता है। फिर वहाँ पे भी अगर ये 2/3 वोट से पारित हो जाता है तो इन पर महाभियोग मान लिया जाता है और इन्हें उसी दिन रिज़ाइन करना होता है, ठीक है। और जो राष्ट्रपति अगर किसी कंडीशनवश इन्हें मतलब अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, लीव पर गए हैं, है ना, या फिर इनकी पोस्ट खाली हो गई है, तो क्या होता है, कुछ टाइम के लिए तो इनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट की एक पोस्ट बनाई गई है, उपराष्ट्रपति, जो इनकी जगह काम करते हैं, ठीक है। वरना जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी राष्ट्रपति का काम करते हैं, ओके, जिस समय राष्ट्रपति अवेलेबल ना हो, ओके। नेक्स्ट है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। जब कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था तब से लेकर 1986 तक राष्ट्रपति को 10,000 पर मंथ दिए जाते थे, ठीक है, 10,000 हर महीने दिए जाते थे। लेकिन फिर इसमें फर्दर काफ़ी सारे चेंजेस आए और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इन्हें 5 लाख पर मंथ मिलते हैं, ठीक है, हर महीने 5 लाख रुपए मिलते हैं। और इसके साथ ही साथ इन्हें रहने के लिए निःशुल्क निवास स्थान मिलता है, मतलब फ्री में घर मिलता है ना, और अलग से भत्ते भी मिलते हैं, अलाउंसेस भी मिलते हैं, ठीक है। और जितने टाइम तक ये राष्ट्रपति रहते हैं इनकी सैलरी और अलाउंसेस में कोई भी कटौती नहीं की जा सकती, मतलब इनको कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ना ही इनके अगेंस्ट किसी भी सिविल या क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलाया जा सकता है, केस चलाया जा सकता है, ठीक है। और रिटायर होने के बाद भी इनको पेंशन मिलती है और इनकी जो इनकम होती है वो टैक्स फ्री होती है, ओके। तो ये हमने पूरा देख लिया है इनकी पावर्स क्या क्या है, ठीक है। जब इमरजेंसी लगती है तब इनकी पावर कितनी बढ़ जाती है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।